4 दिन, जी हां दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की बेटी को मौकाए वारदात में पहुंचने में 4 दिन लग गए। ज्ञानेश कुमार की बेटी को कैसे पत्रकारों ने घेरा तो चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप मुंह में ताला लगाकर ज्ञानेश कुमार की बेटी को वहां से रफू चक्कर होना पड़ा। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलती हूं कि जब जनता जनता होना छोड़ देती है और वोटर बन जाती है तो उसके साथ वही हश्र होता है, बार बार उसके साथ वही बदसलूकी होती है जो नोएडा के 27 साल के टकी के साथ हुई। क्या गुनाह था युवराज नाम के इस जवान लड़के का? सिर्फ यही ना कि रात को ये अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर आ रहे थे, एक खुला हुआ गड्ढा जो कि प्रशासनिक तंत्र, पूरे के पूरे स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही जिसमें बनती है, जो पिछले कई हफ्तों से बस खुला हुआ था। बिल्डर ने खोद के छोड़ दिया, वहां ना तो कोई बैरिकेड थी, ना वहां पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था। धुंध इतनी ज्यादा थी नोएडा में कि युवराज की गाड़ी उसमें गिर गई। 2 घंटे तक, चश्मदीदों का दावा है कि 2 घंटे तक युवराज अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर अपनी गाड़ी के छत पर खड़े होकर गुहार लगाते रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौजूद थी, स्थानीय पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन कोई नहीं उतरा, ये कहते हुए कि ठंड बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ठंडा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच सबसे ज्यादा गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं ज्ञानेश कुमार की बेटी पर। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार की ये जो बेटी आप देख रहे हैं दोस्तों, मेधा रूपम, ये केवल ज्ञानेश कुमार की बेटी नहीं है, ये नोएडा की डीएम है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये वो जिले एनसीआर के जहां का डीएम बनना बहुत बड़ी बात होती है। इतनी आसानी से कोई यहाँ का डीएम नहीं बन जाता। लेकिन मेधा रूपम, जिनके पिता मुख्य चुनाव आयुक्त इतने बड़े पद में हैं, उनकी बेटी जिस नोएडा की डीएम है, उनको इस घटना स्थल में पहुंचने में जानते हैं कितने दिन लग गए? 4 दिन। 4 दिन, तब जबकि उनकी इस पूरे मामले में एक्चुअली में जवाबदेही बनती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि नोएडा का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो किसके अंतर्गत आता है? डीएम के अंतर्गत आता है। और डीएम को इस मामले में, जहां पर ये सब कुछ घटना हुई है, उसको देखने में कि एग्जैक्टली घटना हुई कहां, 4 दिन लग गए। और 4 दिन बाद जब नोएडा की डीएम मेधा रूपम पहुंच रही है मौका वारदात पर, तो सारे पत्रकार उनको घेर लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। लेकिन नोएडा की डीएम की इतनी हिम्मत नहीं कि वो एक रिपोर्टर का सवालों का जवाब दे, नॉट अ सिंगल आंसर। चुपचाप वहां से मेधा रूपम निकल जाती है। क्यों? कोई जवाबदेही नहीं बनती मेधा रूपम की। दोस्तों, अब तक नेता बचते थे पत्रकारों से, अब अधिकारियों को भी शॉर्टकट मिल गया पत्रकारों से बचने का। ये वीडियो देखिए दोस्तों, पूरे 2 दिन, जी हाँ 2 दिन बाद मृत इंजीनियर की गाड़ी निकाली गई है। 2 दिन लग गए स्थानीय प्रशासन को। ये हाल है क्राइसिस मैनेजमेंट का। और बेशर्मी इस हद तक है कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का तबादला किया गया तो इसे बहुत बड़ा काम बताया गया है, जबकि गाड़ी निकालने में प्रशासन को 2 दिन लग गए। ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों इतना गंभीर हो गया है कि वाकई में एक मिडिल क्लास के तौर पर आपको और हमको सोचने की जरूरत है कि हम अब सड़क पर अगर दफ्तर से घर आ रहे हैं ना, तो भी मतलब नोएडा एनसीआर में रहते हुए अगर सुरक्षित घर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक मुनिंदर नाम के चश्मदीद हैं। मुनिंदर वो हैं जिनके सामने ये सब कुछ हुआ, रात में सब कुछ हुआ। मुनिंदर फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और वो लगातार न्यूज चैनल में पिछले 2-3 दिन से इंटरव्यूज पर इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं और वे बता रहे हैं कि 2 घंटे तक 27 साल के युवराज अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर अपने मोबाइल का टॉर्च जलाकर लगातार गुहार लगाते रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुनिंदर चश्मदीद जो कि वहां पर मौजूद थे, उनका कहना था पुलिस वहां पर थी, एसडीआरएफ वहां पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड वहां पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड के पास सारे जो सामान होता है वो सब कुछ था, लेकिन कोई नीचे नहीं उतरा क्योंकि वो फायर ब्रिगेड के लोग, जितने भी स्थानीय प्रशासन के लोग थे, उनका ये कहना था कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर सरिया है, हमें चोट लग सकती है। मतलब आप सोचिए, जिनका काम ही लोगों को रेस्क्यू करना है, वो अंदर नहीं कूदे ये कहते हुए कि पानी बहुत ठंडा है। अंत में मुनिंदर जो कि डिलीवरी बॉय हैं वो पानी में कूदे हैं अंत में, लेकिन वो नहीं बचा पाए युवराज को। और अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और परेशान करने वाला वीडियो ये है, वही मुनिंदर जो पिछले कई दिनों से मीडिया के आगे बोल रहे हैं प्रशासनिक गलती है, प्रशासन ने मारा, प्रशासन की गलती है। 2 घंटे तक वो मदद की गुहार लगाता रहा, बच्चा उसको बचाया नहीं। अब उनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं नहीं, मैं जब वहां पहुंचा तो पुलिस भी एक्शन ले रही थी, एसडीआरएफ भी थी, सब पूरी मदद कर रहे थे, युवराज को बचाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे थे, लेकिन वो बेचारा बच्चा बच नहीं पाया। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले एनडीटीवी से बात करते हुए भी मुनिंदर ने कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि तू यहां से चला जा, तू यहां से भाग जा। मतलब स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? कैसे भी करके मामले को दबा दिया जाए।
कैसे भी करके ये जो लगातार चश्मदीद बोल रहा है कि ये जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे बचा सकते थे अगर युवराज को बचाना चाहते तो, लेकिन नहीं बचाया क्योंकि उनको लगा पानी बहुत ठंडा है, इतने ठंडे पानी में कैसे उतरे। मतलब कमाल की बात देखिए दोस्तों। और अब वो चश्मदीद पर दबाव बनाया जा रहा है, वो अपने बयान बदल रहे हैं। ये नहीं बताया जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कितने शर्म की बात है दोस्तों। नोएडा एनसीआर का वो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का इकलौता वो जिला है जहां सबसे ज्यादा एमएनसीज हैं। ठीक है, पता नहीं कौन कौन से समिट हर राज्य कर रहा है आजकल की विदेशी निवेशकों को बुलाया जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने राज्यों में लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे आप बड़ी कंपनियां, एक कर्मचारी सुरक्षित अपने घर नहीं पहुंच सकता। उस 27 साल के युवराज ने दोस्तों, उनकी मौत होने से पहले उन्होंने अपने पिता को फोन किया कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूब के मर जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता हूं। उनके पिता भी वहां पर मौजूद थे उस वक्त। आप सोचिए वो पिता आप सो कैसे पाएंगे। उनकी पूरी जिंदगी इस मलाल में रह जाएगी कि मैंने अपने बेटे को अपने सामने जान देते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस मजबूर पिता के बारे में सोचिए, उनका पूरा बुढ़ापा किस गिल्ट में जाएगा। दोस्तों, युवराज की मौत को लेकर मीडिया सिस्टम का बहाना बनाती है, लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है, ये सरकार है जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि दोस्तों, अधिकारी राज्य नहीं चलाते हैं, अधिकारी देश नहीं चलाते हैं, देश चलाती हैं सरकारें। अगर अधिकारियों को सरकारें चलानी होती ना तो चुनाव की जरूरत क्या होती है? क्यों किसी विधायक को बिठाया जाता है? क्यों किसी पार्षद को बिठाया जाता है? क्यों किसी सांसद को बिठाया जाता है? क्यों किसी को मंत्री बनाया जाता है? क्यों किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है? भाषण देने के लिए, भाषणबाजी करने के लिए। एक 27 साल का युवक, उसकी मौत हो गई और डीएम को 4 दिन लग गए मौके वारदात तक पहुंचने में, और वहां भी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही है, सवालों के जवाब नहीं दे पा रही। तो आई क्यों थी? वो फोटो खिंचाने के लिए आई थी। कितने शर्म की बात है। इस पूरे के पूरे मामले में एसडीआरएफ हो या फायर ब्रिगेड हो या स्थानीय पुलिस हो, अब कार्रवाई के नाम पर क्या करी? हमने उनको निलंबित कर दिया, हमने उनको निलंबित कर दिया, हमने इनका ट्रांसफर कर दिया। मेरे तो ये समझ में नहीं आता ट्रांसफर कार्रवाई कैसे हो जाती है। किसी भी अधिकारी का अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर करके जहां आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहां वही काम करेगा, तो ट्रांसफर कैसे कार्रवाई हो जाती है? सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये जो घटना हुई है ना जिस जगह पर, वहां 2 हफ्ते पहले एक ट्रक ड्राइवर गुरविंदर सिंह भी बाल बचे थे। अपने ट्रक के साथ आगे वाले पहिए उनके उस गड्ढे में जा गिरे थे। वो ये बताते बकायदा दोस्तों, मनी कंट्रोल की इस खबर में लिखा है कि नाला और खाई सड़क से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन वहां ना तो कोई साइन बोर्ड लगा ना ही बैरिकेड लगा। 2 हफ्ते पहले वहां एक घटना हो चुकी है, एक ट्रक ड्राइवर की बड़ी मुश्किल से जान बची। उस वक्त भी मुनिंदर ने ही जान बचाई, जो इस घटना के मौके वारदात के चश्मदीद थे। उस वक्त भी उन्होंने उनकी जान बचाई। 2 हफ्ते तक वो गड्ढा वैसा ही खुला था। एक ट्रक ड्राइवर की जान जाते जाते बची, उसने मुश्किल से अपनी जान बचाई। उसके बाद भी एक बैरिकेड नहीं लगाई गई स्थानीय पुलिस से। एक कोई एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कोई फायर ब्रिगेड, कोई नहीं है। इतनी एजेंसियां होती हैं कि एक बैरिकेड की आगे गड्ढा खुदा हुआ है, पानी है, आगे आपका जाना मना है, तो कोई नहीं जाएगा वहां पर। लेकिन आप देखिए अब क्या किया जा रहा है। बिल्डर को गिरफ्तार किया जा रहा है, अब किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है, नोएडा प्राधिकरण पर कार्रवाई की जा रही। क्या फर्क है इसका? किसी का 27 साल का बच्चा तो चला गया ना। और आपकी प्राथमिकता क्या है? कैसे भी करके मामले में मिट्टी डालो, मामले को रफा दफा करो। ये होता है तब जब जनता होना छोड़ देती है। ये होता है तब जब जनता वोटर बन जाती है। एक्चुअली में दोस्तों फर्क पड़ना बंद हो गया है। नेताओं को डर लगना बंद हो गया है। उनको पता है चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे जीत जाएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में, आपके नल में, पीने के पानी के नल में गंदा मल वाला सीवर का पानी आ जाए, उसमें 20 से ऊपर लोगों की मौत हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों की शादियों में जाकर हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आपके सरकारी अस्पतालों में चूहे कूदें यहां से वहां तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे वोट नहीं मिलना। दोस्तों, मेधा रूपम जब एसआईआर हो रहा था नोएडा में, तो धड़ल्ले से ताबड़तोड़ बीएलओस पर एफआईआर किए जा रही थी। खूब एक्टिव थी एसआईआर को लेकर। हालांकि एक्टिव होना जायज था, एक डीएम थी वो, और डीएम का तो यही काम है कि वो बीएलओस पर एफआईआर दर्ज कराएं। अब कहां गई वो? अब क्यों उनसे सवालों के जवाब नहीं दिए गए? डीएम को मौका वारदात पे पहुंचने में 4 दिन लग गए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले में डीएम मेधा रूपम को निशाने पर लेते हुए कहा
बिल्कुल सही बात है। इस तरह के हादसों में बचाव करना रेस्क्यू डीएम नोएडा के अधीन आता है। भाजपा सरकार उनको क्यों बचा रही है वो सबको पता है। रेस्क्यू टीम के पास बचाव के उपकरण तक नहीं थे, कोई सामान नहीं था, लाइफ जैकेट तक फटी हुई थी। ये उनके अफसरों की जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो घटना है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में मिडिल क्लास, जिसको हिंदुत्व की घुट्टी पिलाई जा रही है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में दिन रात अंकल जी बैठकर पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें और विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, ये उन लोगों के लिए एक आईना है। ये हाल है उस मिडिल क्लास का। इस मिडिल क्लास की ये गत होगी। दोस्तों, युवराज कोई सामान्य परिवार के नहीं थे। युवराज की बहन, सगी बहन यूके में सेटल है। वो यहाँ इसलिए रह रहे थे क्योंकि पिताजी अकेले ना हो जाए। माँ उनकी नहीं थी तो पिताजी का साथ देने के लिए रहे थे। वो कभी भी यूके शिफ्ट हो सकते थे, वो होना भी चाहते थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि यहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। बाकायदा एक मीडिया के इंटरव्यू में युवराज के दोस्त अब बता रहे हैं कि वो चाहते थे बाहर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ की सड़कें तक ठीक नहीं है। आज वो दोस्त कह रहे हैं रोते हुए कि बिल्कुल ठीक बोलते थे, इससे अच्छा तो वो विदेश सेटल हो जाता, कम से कम जिंदा तो होता। सोचिए दोस्तों, ये हालत है। और पता नहीं बात कौन से 2047 के, कौन से विकसित भारत की करते हैं। नोएडा जैसे शहर में आपकी सड़क में गड्ढे, दलदल, कुएं खुदे हुए हैं और आपकी डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मौकाए वारदात में 4 दिन पहुंचने के बाद मुंह खोल के जवाब दे ले पत्रकारों का। और सोचिए, बनना आपको विश्वगुरु है, बातें आप सीधे 2047 की करते हैं। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की बेटी जिस तरह से पत्रकारों से छुपी, गायब हुई सवालों से, और अभी तक इस पूरे मामले में उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है। क्यों? क्या उनको इस बात का पूरा आश्वस्त है वो कि उन पर कोई कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती, उन पर कोई गाज गिरी नहीं सकती क्योंकि पिताजी इतने बड़े पद में हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।